ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा आयोजित इस बिहार प्रांतीय आर्य महासम्मेलन के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित हम सभी के प्रेरक और इस समारोह के उद्घाटनकर्ता आदरणीय महाशय धर्मपाल जी, चेयरमैन एमडीएच, सावदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान श्री सुरेश अग्रवाल जी, गुजरात प्रधान आर्य सभा गुजरात और बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री गंगा प्रसाद जी, श्री धर्मेंद्र गुप्ता जी मंत्री और श्री धर्मपाल आर्य जी, वरिष्ठ प्रधान दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा आदरणीय शिवश्री जी, उपस्थित बंधुओं, अभी बहुत प्रेरक प्रवचन आदरणीय डॉक्टर साहब का चल रहा था, जिन्होंने आपके समक्ष मूल रूप से एक बात को रखा कि मात्र महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज ही है जिसमें रहकर आकर जिसके अंतर्गत कार्य करके व्यक्ति अपना ही नहीं इस समाज का भी कुछ ना कुछ उद्धार कर सकता है। वस्तुतः बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में एक पंक्ति लिखते हैं। वो पंक्ति हम में से अनेक लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आज के इस अवसर पर आपको सामने रखने योग्य है। महर्षि दयानंद लिखते हैं, यदि उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ मिलकर कार्य करो, अन्यथा कुछ भी हाथ न लगेगा। बंधुओं, जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती को महर्षि कहते हैं, ऋषि कहते हैं और उनके लिखे वाक्यों के ऊपर अधिक चिंतन और मनन करने की विशेष आवश्यकता नहीं, उसके ज्यों के त्यों मान लेना चाहिए। ऋषियों के वाक्यों का यही महत्व हुआ करता है। तो मानना ही होगा कि यदि महर्षि ये कहते हैं कि यदि उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ मिलकर कार्य करो, अन्यथा कुछ भी हाथ न लगेगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई अति विशेष महत्व है। बात केवल इतनी सी थी कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना आज से 140 वर्ष पहले की और उनकी पंक्ति भी सत्यार्थ प्रकाश में उसी के लगभग उसी समय लिखी गई। तो उससे पहले जो इतना समाज निकल चुका, तो यदि उन लोगों का आर्य समाज क्योंकि स्थापना ही 1875 में हुई, तो उससे पहले के लोगों के लिए इस पंक्ति का क्या महत्व था? इसका क्या यह तो माना जाए कि उससे पहले के लोगों का जीवन कोई उन्नतिशील नहीं था? लेकिन बंधुओं, एक चीज आपके विचारवान जो बिहार के आर्य बंधु यहाँ पर बैठे हैं, माताएं बंधु यहाँ बैठे हैं, उनके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। पंडित केंद्रीय विद्या वाचस्पति ने आर्य समाज के इतिहास को लिखते समय एक बात लिखी है, और वो बात ये लिखी है कि जब मैं आर्य समाज का इतिहास लिखने के लिए बैठा तो ये विचार करता रहा कि आर्य समाज के इतिहास का आरंभ कहां से करूं। क्या 1875 से किया जाए जब आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई? लगा नहीं। फिर जब महर्षि दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद के द्वार से पढ़कर के निकले वहां से किया जाए? लगता नहीं। तो जब महर्षि दयानंद का जन्म हुआ था टंकारा में, वहां से आर्य समाज का इतिहास लिखना आरंभ करना चाहिए। फिर मन में एक और बात आई कि जब महर्षि दयानंद आए इस दुनिया में, उससे पहले का जितना भी समय था, उसी के कारण से तो महर्षि दयानंद को आर्य समाज की स्थापना करनी पड़ी। उस समय जो परिस्थितियां बन चुकी थी, उन परिस्थितियों से निकलने के लिए ही तो महर्षि दयानंद को आर्य समाज की स्थापना करनी पड़ी। आखिर महर्षि दयानंद स्वयं ये लिखते हैं कि मैं कुछ नया मत पद धर्म संप्रदाय चलाने के लिए नहीं आया। तो फिर महर्षि दयानंद ने यह आर्य समाज की स्थापना क्यों की? तब मेरे ध्यान में आया कि जब से यह सृष्टि बनी थी, तब से यह सृष्टि आर्यों का ही समाज थी। इसलिए आर्य समाज का इतिहास लिखने के लिए मुझे सृष्टि के इतिहास के आरंभ में जाना पड़ेगा। बंधुओं, मैं इसलिए बात कहा करता हूं कि महर्षि दयानंद ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं किया। परमपिता परमात्मा द्वारा दी गई वेदवाणी के अनुसार जिस आर्यों के समाज के रूप में संसार चला करता था और बिगाड़ आ चुका था, उसी आर्यों के समाज के रूप में पुनः ये समाज चल सके, इसके लिए दी गई जिम्मेदारी के तौर पर आपके और हमारे के ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसलिए मैं आज ये बात कहता हूं कि वो जिम्मेदारी आज भी हमें और आपको मिलकर के कंधों पे संभालनी है। बिहार के अंदर आर्य समाज का जो काम हुआ, बिहार के अंदर आर्य समाज का इतिहास है, यदि इतिहास के उस पन्ने को पलट करके देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बिहार में आर्य समाज ने एक ऐसा काम किया था जिसकी छाप गली गली कूचे कूचे में दिखाई देती है। चाहे महिला की शिक्षा का काम हो, चाहे स्त्री शिक्षा, चाहे बाल विवाह का उद्धार, चाहे बाल विवाह का
उन्मूलन, अन्यथा कितनी भी आप इन सामाजिक समस्याओं को ले लें, चाहे जातिवाद के उन्मूलन के तौर पर बिहार में किया गया आर्य समाज का काम अपने आप में स्तुत्य है। चर्चा आज की है कि आज इस महासम्मेलन के अवसर पर हम क्या विचार करें। तो बंधुओं, विचार करने योग्य बात यह है कि जिन समस्याओं के उन्मूलन के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई थी और हमारे और आपके पूर्वजों ने बिहार में उस कार्य को बहुत अपने जीवन को अर्पित करके किया था, जिसका नजारा हम लोग आज भी देखते हैं इस समाज के अंदर, उन समस्याओं की आज भी लगभग काफी हद तक स्थिति वही बनती चली जा रही है। और आज फिर से आर्य समाज की आवश्यकता इस समाज को पहले से भी कहीं अधिक महसूस होने लगी है। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से बिहार के आर्य समाज ने एक बार पुनः करवट ली है, जिस प्रकार से बिहार का आर्य समाज एक बार पुनः जागृत हुआ है अपनी उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए, आदरणीय रविंद्र बाबू, आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी और इनकी पूरी टीम के नेतृत्व में जिस प्रकार से कल शोभा यात्रा निकली है, पटना के इतिहास में कहा जाता है कि बहुत बड़ी शोभा यात्रा कल आर्य समाज की निकली है। मैं समझता हूँ ये एक जागरूकता का प्रतीक है और इस आर्य महासम्मेलन के माध्यम से पुनः एक नई जागरूकता हम सबके बीच में आएगी और हम पुनः अपने अपने स्थानों पर जाकर के कभी निराशा की बात ना करते हुए, बंधुओं एक बात अंत में सुन लेना, कभी कभी जब मैं बिहार के आर्य महानुभावों से बात करता हूँ एक शब्द उनके मुंह से सुना करता हूँ और वो ये होता है, विनय जी आर्य समाज कमजोर हो गया, विनय जी आर्य समाज कमजोर हो रहा है, लोग आते नहीं है। मैं केवल उनको एक ही बात बता देना चाहता हूँ, जिन संस्थाओं की चर्चा आदरणीय गंगा प्रसाद जी ने अपने वक्तव्य में की, जिन संस्थाओं की चर्चा आदरणीय डॉक्टर श्रोत्र जी ने की, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ये वो संस्थाएं जिनकी स्थापना आर्य समाज की स्थापना के समय उससे पूर्व हुई और बड़ी प्रसिद्ध संस्थाएं थी, हजारों लोग उनसे जुड़े। मेरा केवल आप लोगों से एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि क्या आज उन संस्थाओं का अस्तित्व आपको पूरी दुनिया में कहीं इस तरह से दिखाई देता है जिस प्रकार से आर्य समाज की 10,000 संस्थाएं पूरे भारत में और दुनिया के 34 देशों के अंदर आज भी विद्यमान हो? आप बंधुओं विचार करके देख लेना, यदि मेरी बात ठीक हो। और आज मैं विश्वास से कहता हूं, केवल वेद के आधार पर चलने वाली आर्य समाज, महर्षि दान द्वारा स्थापित आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो ईश्वरीय ज्ञान वेद को प्रसार प्रसार के लिए बनाई गई। इसी कारण से उन संस्थाओं का आज वो अस्तित्व नजर नहीं आता, जबकि आर्य समाज आज भी एक नई से नई संस्थाओं की स्थापना करने के लिए उद्यत होता चला जा रहा है। बंधुओं, आपके बिहार का एक गुरुकुल था, गुरुकुल देवघर धाम, जानते हैं जी? गुरुकुल देवघर धाम 100 वर्ष पुराना गुरुकुल, कितना विशाल गुरुकुल। आज महाशय जी का आगमन विशेष कारण से हुआ। आदरणीय रविंद्र जी और गंगा जी उनको बुलाने आए, उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि जो देवघर धाम है वहां का जो गुरुकुल था उसकी क्या स्थिति है। वे आए और उनके मन में भाव था कि मैं गुरुकुल देवघर को भी देखूं और वहां के लिए उसको दोबारा से पुनर्जागरण करने के लिए, उसको दोबारा पुनरुद्धार करने के लिए मैं वहां पर खुद जाऊं। और बंधुओं, इसी कारण से आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि महाशय जी ने, क्योंकि आयु 92 वर्ष की है, 92 वर्ष की आयु में लंबी यात्राएं करना कितना कष्टप्रदाय होता है, आप इस बात को बेहतरीन से समझ सकते हैं। और देवघर में रेल से जाना मुश्किल था, बस से जाना, गाड़ी से, सड़क के मार्ग से जाना मुश्किल था, इसलिए अपना निजी हवाई जहाज करके कि मैं वहां जरूर जाऊंगा और गुरुकुल देवघर का उद्धार करके ही आएंगे। और इसी टीम के साथ में कल परसों देवघर जाने के कार्यक्रम है। तो बंधुओं, ये उत्साह का प्रतीक है। आओ इस उत्साह में हम सब लोग सम्मिलित हों और इस सम्मेलन के बाद एक नए उत्साह से होकर के अपने अपने ग्राम और अपने अपने क्षेत्र में जाएं और आर्य समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।